नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। ये जो सोशल मीडिया का दौर है, ये कई बार कई लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में आपकी कही कोई भी बात वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है और वक्त बेवक्त वो आपको परेशान करती रहती है। आजकल राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की 2012 की एक पुरानी वीडियो, उसके बाद पुरानी वीडियो सामने आने से नए सवाल और नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल 2012 की राहुल गांधी की ये जो वीडियो है, इसमें राहुल गांधी एक सभा में कह रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर, मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सबने खामोशी बरती। और वो बार बार इस वीडियो में हमला दरअसल मुलायम सिंह यादव पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी के सामने कई बार मौके आए, लेकिन उसने मुसलमानों के आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यह वीडियो सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वीडियो को जैसे लपक लिया। पूरी भाजपा ने इस वीडियो को एक मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी सभा में, पश्चिम बंगाल की सभा में यह मुद्दा उठाया और कहा कि शहजादे की 12 साल पुरानी ये जो वीडियो है, उसके बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मुसलमानों को आरक्षण देने का मामला, मुद्दा इस चुनाव में कई बार सामने उठ चुका है। कई बार नहीं, बल्कि बार बार यह मुद्दा सामने उठ रहा है। बार बार इंडिया अलायंस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस मुद्दे को दरकिनार किया जाए, लेकिन बीजेपी बार बार पलटवार करती है। और इस बार जो पलटवार हुआ है वो राहुल गांधी के वीडियो से हुआ है। बीजेपी बार बार कह रही है कि अगर आपकी मंशा साफ है तो फिर आप सार्वजनिक रूप से यह ऐलान कीजिए कि आप सत्ता में आने पर ओबीसी और जो दलितों का आरक्षण है उसको काट करके मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमानों को आरक्षण देना संविधान के विरुद्ध है। धार्मिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के विरुद्ध में है। यह मामला बार बार उठ रहा है और एक बार फिर उठा है। और आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। पुराना वीडियो, नए सवाल, इसी पर आज चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको राहुल गांधी का वो वीडियो दिखा देता हूं जो 2012 का है, और लालू यादव का वीडियो तो इसी चुनाव का है, इसी दौर का है, कुछ दिन पहले का है। सुनिए किस तरह से इन दोनों नेताओं ने मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की थी। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है, सन्नाटा ऐसे। दो 3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। मुलायम सिंह जी खड़े होते कहते भैया अगर मैं होता मैं ज्यादा करता, मगर आप थे 3 बार थे, क्यों नहीं किया? रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। दो 2024 में लालू यादव का वीडियो, ये दोनों हमारे सामने हैं और दोनों ही नेता इंडी गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं और दोनों ही कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए। और बीजेपी ये कह रही है कि इस मुद्दे पर आप साफ साफ अपनी सिचुएशन स्पष्ट कीजिए, क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने का वो वकालत नहीं करता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। और आज ये मुद्दा बार बार उठ रहा है। जैसे मैंने आपको सुनाया ये 2 वीडियो, अब आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किस तरह से पलटवार किया। और आज योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपनी सभाओं में अब मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। सुनिए जरा।
इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। इंडी गठबंधन के सभी नेता कह रहे हैं, बिहार में लालू जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देंगे। ऐसे ही राहुल गांधी का बयान भी आया था, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि हम आरक्षण मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसकी स्वीकृति देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए मैं दोबारा आरक्षण इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये साफ तौर पर कहा कि मुझे भले ही ये लोग बार बार सांप्रदायिक होने का बात कहें, लेकिन मैं ये खतरा उठाकर भी इस बात को आगाह करता रहूंगा, और ये जो गठबंधन है, गठबंधन को मैं एक्सपोज करता रहूंगा, क्योंकि गठबंधन जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है, और इनको एक्सपोज करने के लिए मैं बार बार जो है ये बात करता रहूंगा। ये तमाम मुद्दे जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, और आज की डिबेट में, आज की इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ फिलहाल जो है 3 मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तुहिन सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान। मेरे साथ सौरभ दुबे जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सौरभ दुबे। बहुत जल्द मेरे साथ कांग्रेस से अजय वर्मा और मौलाना नदीमुद्दीन भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले जो है तारिक खान जी आपसे ही करता हूँ। तारिक खान जी, आपको लगता है ये मुद्दा जो है गठबंधन के गले की फांस बन गया है? क्योंकि बार बार अब जो है आप लोग इसका डिनाई कर नहीं रहे पूरी तरह से, और बार बार कोई ना कोई पुराना वीडियो, कोई ना कोई पुराना बयान, कोई ना कोई पुराना घोषणा पत्र का हिस्सा आ जाता है, और बीजेपी कहती है कि भाई देखो ये लोग मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और ये संविधान में के खिलाफ है, बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण किसने दिया? देवगौड़ा साहब की सरकार। 1995। देवगौड़ा साहब आज कहाँ हैं? आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। पूछिए क्यों दिया था, और उस स्टैंड पे देवगौड़ा साहब कायम हैं या नहीं है? सवाल नंबर 2। चंद्रबाबू नायडू अपने स्टेट में प्रॉमिस करते हैं कि विल गिव रिजर्वेशन टू मुस्लिम। प्रॉमिस है उनका, आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिए। उसका क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू किसके साथ हैं? सब लोग जानते हैं। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, फडणवीस ने 2018 में जब मुख्यमंत्री थे तो कहा कि हम मुसलमानों की 52 जातियों को रिजर्वेशन दे रहे हैं। गुजरात में 70 से ज्यादा ओबीसी जातियां मुसलमानों की लिस्ट में हैं। हर स्टेट की अलग अलग लिस्ट है ओबीसी की। अब अगर कोई मुसलमान भी है और ओबीसी भी है, तो क्या ओबीसी रिजर्वेशन के लिए वो अपना मुसलमान होने का स्टेटस छोड़ दे? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि रिपोर्ट आधारित जो कर्नाटका का रिजर्वेशन पहली बार 94 में जिसकी बात हुई, तब मोइली साहब की सरकार थी, वो चली गई वीरप्पा मोइली की, और 95 में देवगौड़ा साहब आए और मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया। उससे पहले 5 रिपोर्टें थीं जिसने कहा कि मुसलमानों की स्थिति खराब है, इसलिए उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो अगर किसी की स्थिति खराब है, किसी जाति में आते हैं मुसलमान और उनको साथ में रिजर्वेशन भी मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? अब चंद्रबाबू के स्टैंड को भी क्लियर कर लीजिए, बीजेपी कर ले। मैं चंद्रबाबू और देवगौड़ा साहब दोनों के स्टैंड को क्लियर करूंगा। मैं आज चाह रहा था कि मैं सीधा स्पष्ट सवाल पूछूं मैं,
और लेकिन मैं आपको बताना भूल गया, आपके पास एक समय की सीमा थी, मैं चाहता था उस समय सीमा में स्पष्ट रूप से अपनी अपनी बात कह दें, उसके बाद जो है ओपन डिबेट में कर दूंगा। लेकिन आपने 2 सवाल उठाए, उन 2 सवालों पर जल्दी से मैं तुहिन सिन्हा जी से ले लेता हूँ रिस्पॉन्ड, उसके बाद मैं घड़ी के साथ फिर आऊँगा। मेरे जो तीनों राजनीतिक प्रवक्ता हैं उसमें मैं उनसे फिर स्पष्ट रूप से पूछूंगा। अजय वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। फिर मैं स्पष्ट रूप से पूछूंगा कि उनकी इस पर पॉलिसी क्या है। पहले तुहिन जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई देवेगौड़ा आपके साथ हैं, चंद्रबाबू नायडू आपके साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इस तरह का वादा किया है, देवेगौड़ा ने जो है पहले कर्नाटक में शुरुआत की। हालांकि फैक्चुअली ये भी सही है कि वो शुरुआत कांग्रेस ने की थी, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण को लागू नहीं कर पाई थी। उसके बाद जो है देवेगौड़ा सरकार आई थी, देवेगौड़ा सरकार ने उसको लागू कर दिया। लेकिन ये दोनों नेता आज आपके गठबंधन का हिस्सा है। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। देखिए, जिस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पहली बार किसी राज्य सरकार ने, बीजेपी की राज्य सरकार ने इस रिजर्वेशन को वापस लिया था और वापस जो है ओबीसी कम्युनिटी को बहाल किया था पिछले वर्ष फरवरी या मार्च की बात। ये भी एक स्थापित फैक्ट है, स्थापित तथ्य है कि इस त्रुटि को, इस गलती को, इस तुष्टीकरण को हमने ही सुधारा था और इसी प्रकार जो है अनेकों जगह पर हम ये सुधारने वाले। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तुष्टीकरण आज एक नशा बन चुकी है और इस नशे की शुरुआत 2004 से हुई, जब पहली बार आंध्रा में इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन मुस्लिम समुदाय को दिया था और वो 6 साल तक, पहले हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई बार उनको उसके लिए दुत्कार सुनना पड़ा था, रोका गया था उनका ये प्लान। 2006 से जो है उनके मंसूबे बढ़ने शुरू हो गए। उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि जो इस देश के रिसोर्सेस है उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उसको उन्होंने यही बात 2009 में इलेक्शन के दौरान दोहराई। राहुल गांधी की जो स्पीच आप प्ले कर रहे थे, पता नहीं किस वर्ष का है, लेकिन इनकी एक मंशा, एक छुपी मंशा जो है वो जग जाहिर हो चुकी है कि ये बड़े पैमाने पर अनियमित तौर पर पूरे मुसलमान समुदाय को रिजर्वेशन देने वाले हैं। ओके, तो इन जी मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में है, वहां से मेरे पास कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, एक बार उन विजुअल्स को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव क्षेत्र काशी में हैं। आज वहां पर उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की थी और इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां निकले हैं। उनका एक तरह से रोड शो तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री रोड शो ही, जब वो प्रधानमंत्री निकले हैं तो फिर लोग जो हैं वहाँ पर रास्ते में खड़े हैं उनका अभिनंदन करने के लिए। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी चुनाव सभा है, उनकी चुनाव क्षेत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ रहे हैं और लोग वहाँ पर भारी तादाद में, आप देखिए वहाँ पर दिखेगा सड़क के दोनों तरफ। आज काशी में उन्होंने जो है महिलाओं से विशेष रूप से मुलाकात की थी। 25,000 से ज़्यादा महिलाएं थी जिनकी साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। और अब जब प्रधानमंत्री वहाँ से निकले हैं तो काशी में सड़क के दोनों तरफ लोग भारी तादाद में मौजूद हैं प्रधानमंत्री को एक झलक पाने के लिए। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में जब अपना रोड शो किया था तो भारी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस चुनाव क्षेत्र में। तो प्रधानमंत्री लगातार देश भर में दौरे कर रहे हैं अपने जो है चुनाव प्रचार के दौरान। लगभग 100 से ज़्यादा सभाएं कर चुके हैं। काशी में भी वो दूसरी बार पहुंचे हैं। इससे पहले नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे और आज दूसरी बार वहां पहुंचे हैं। लगातार प्रधानमंत्री अपने देश भर में दौरे कर रहे हैं और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो चुनावी रैलियां हैं, रोड शो हैं, उसके मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी शायद एक नया रिकॉर्ड ही बनाया होगा।
तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और जैसा हमने बताया कि आज उन्होंने महिलाओं से वहाँ संवाद किया था और उसके बाद रोड पर थे तो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में तो होंगे, लाखों की तादाद में शायद सभाओं में होता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन दोनों तरफ सड़क के किनारे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। मैं एक बार फिर आज की डिबेट पर लौटता हूँ क्योंकि आज एक बार फिर उस मुद्दे पर, इस मुद्दे को जो है वो बल मिल गया क्योंकि राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो था, उस पुराने वीडियो के आधार पर लगातार बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि इस पर इंडी गठबंधन अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति स्पष्ट करे। एक बार फिर बता दूं, मेरे साथ तोहिन सिन्हा जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मेरे साथ अजय वर्मा जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सौरभ दुबे जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मौलाना नदीमुद्दीन जी जुड़े हुए हैं जो हैं इस्लामी मामलों के जानकार हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं तोहिन सिन्हा जी आपसे एक सवाल, आप इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं फिर कह रहा हूं कि इस पूरे मुद्दे पर सबसे उनकी सिचुएशन आज स्पष्ट करनी ज़रूरी है। लेकिन आपने जैसा कहा, आपने दो इंपॉर्टेंट बात कही थी। आपने ये कहा कि आप लोग सत्ता में आएंगे तो ये जो भूल सुधार जो है, वो जो आरक्षण दिया गया था वो आप वापस लेंगे, ये आपने कहा कर्नाटक की तरह। लेकिन ये तो राज्य सरकारों के हाथ में है, तो क्या आपको लगता है गुजरात में या बाकी जहां जहां आपकी सरकारें हैं, क्या वहां आप जिन मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है, क्या आरक्षण वापस लेंगे? देखिए, जहां पर भी गैर संवैधानिक तरीके से ओबीसी समुदाय से छीनकर अनियमित तौर पर दिया गया है, वहां हमारी राज्य सरकारें ऐसा करेंगी। मैं आपको ये बता रहा था कि 2004 से कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां की कांग्रेस पार्टी ने संविधान का उल्लंघन करके मुस्लिम जो आरक्षण का मुद्दा है उसको देश पर थोपने की कोशिश की। आज ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में, उनकी हताशा में कुछ ऐसी बातें दोबारा से उनके मैनिफेस्टो में देखी जा रही है जिन पर एक मिनट मैं मैनिफेस्टो और बाकी मुद्दों पर आऊंगा, बाकी लोगों से रिस्पॉन्स लेकर, लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है जल्दी से, मैं उसके बाद बाकी मेहमानों को मौका दूंगा। जो बात अभी तारिक जी ने उठाई, क्योंकि दो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, देवेगौड़ा जी, क्या देवेगौड़ा जी अपनी सिचुएशन से, जो उनकी पोजीशन थी उससे वापस पीछे हट चुके हैं क्योंकि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को शुरुआत की थी? दूसरा चंद्रबाबू नायडू, वो अभी भी उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की थी। देखिए, मैं नायडू जी के संदर्भ में आपको उत्तर दे दूं क्योंकि देवेगौड़ा जी तो हमारी सरकार तो है नहीं कर्नाटक में इस वक्त, लेकिन नायडू जी के संदर्भ में आपको उत्तर दे दूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब स्पष्ट तौर पर बार बार कहा है कि वो ये आरक्षण नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो नायडू जी को भी उसी नीति के तहत, हमारी नीति के तहत चलना। ओके, चले, ठीक है। अजय वर्मा जी, मैं अपनी टीम से कहूंगा जरा एक बार फिर घड़ी दें और 1.5 मिनट में मैं तीनों प्रवक्ताओं से चाहूंगा, राजनीतिक प्रवक्ताओं से, उसके बाद बाकियों के पास आऊंगा, वो अपनी सिचुएशन स्पष्ट करें। क्योंकि देखिए, एक बड़ी बात जो बार बार उठ रही है और बीजेपी बार बार कह रही है कि भाई आप सिचुएशन स्पष्ट कीजिए, आप ये बताइए कि आपकी इस पूरे मसले पर राय क्या है, क्योंकि आप क्या मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में हैं? मुझे लगता है एक बार ये सिचुएशन स्पष्ट कर देनी चाहिए कि आपका पूरा मत क्या। अजय वर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, 1.5 मिनट। क्या अगर आप लोगों की सरकार बनती है तो क्या आप मुसलमानों को आरक्षण देंगे? सीधा सवाल। नमस्कार, सबसे पहले देशवासियों को मेरा और अशोक जी आपको धन्यवाद जी। देखिए, मैं अभी बात हो रही थी तो जी विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, तेलंगाना में जो मुस्लिमों को कथित तौर पर अन्य पिछड़ वर्ग की श्रेणी के तहत शिक्षा रोजगार में 4% आरक्षण मिलता है, वो किसी का काट के नहीं दिया गया है। वो BCE नामक एक आरक्षण अलग श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो अलग उसका आरक्षण। अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि मुस्लिम्स हिंदुस्तान के नागरिक हैं। भारत का संविधान मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की अनुमति प्रदान करता है। किस स्टेट की क्या सिचुएशन है, किस स्टेट में क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से वहाँ की सरकारें और वहाँ के लोग या हम लोग जो कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ भारत के संविधान के अनुसार कोई भी दिक्कत या ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, चंद्रबाबू नायडू से जरूर प्रधानमंत्री जी की सहमति मिली हुई है कि आप चोर से कहिए चोरी करो और साय से कहिए जागता रहिए। आप कहिए वहां जाके हम आरक्षण देंगे मुसलमानों को, चंद्रबाबू नायडू जी चूंकि वो सहयोगी हैं, बिल्कुल हार हैं गले का नरेंद्र मोदी जी के, इनकी तो एक सीट मान ही नहीं है, चंद्रबाबू नायडू की वजह से जो आएंगी आ जाएंगी, तो इसलिए वो कहेंगे नहीं, और ये कहेंगे हम ये काम नहीं करते, हमारी स्थिति साफ सुथरी है, स्पष्ट ना हम झूठ बोलते, ना सुबह बोलते, ना शाम बोलते।
अब देश के प्रधानमंत्री, मुझे अभी आप कह रहे थे, हालांकि आपकी हो सकता है स्लिप ऑफ टंग कहेंगे कि लाखों की भीड़ थी, फिर आपने सुधार करा कि नहीं नहीं हजारों की भीड़ है, वो सभाओं होती है। लेकिन 25,000 की जो भीड़ महिलाओं की आप बता रहे थे, आपके पास गिनती आई है किसी की सर्टिफाइड, या आप वहां गए थे या दूरदर्शन का कोई आदमी था, आपने बिल्कुल गिने चुने 25,000 महिलाएं थी? साहब, केवल झूठ फैलाने से देश में काम नहीं चलता। यही काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से 100 सभाएं कर ली हैं, 140 या 150 के बीच सीटें आ रही हैं, इसलिए वो 100 सभा 150 सभाएं कर रहे हैं। और रहा आरक्षण का सवाल, मैं इस पर 10 सेकंड बोल दूंगा सर। जब मैं समय देता हूं उसमें आप अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते। चाहे तो मैं बोलता नहीं, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं, मैंने तो मैं यही चाह रहा था, क्योंकि आपने सारे सवाल, आपने ये भी पढ़ दिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाँ मेरा रिपोर्टर था आज ग्राउंड पे, मेरा रिपोर्टर मौजूद था जो महिलाओं की सभा हुई, लेकिन वो मेरा इशू नहीं। आप उसको कह दीजिए 25,000 नहीं 10,000 थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे सुनिए सर, मैंने आपसे जो सवाल पूछा, अगर आप 30 सेकंड और लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आपने एक बात कही जिस पर मुझे लगता है कि वो डिबेटेबल विषय है। आपने कहा कि संविधान के हिसाब से ठीक है मुसलमानों को आरक्षण देना। अगर संविधान के हिसाब से ठीक है तो फिर तो आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था वो तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात ही नहीं करता। अब मैं हम बता दूं, अब आपने कहा तो इसी की तो मैं ये जो देना चाह रहा था आपको, जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं उसी पे आना चाह रहा था। देखिए, देश की सरकार से हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और संविधान के लिए इंडिया गठबंधन के लोग हिंदुस्तान के हर प्रांत में 30 स्टेट और 5 टेरिटोरियम में चुनाव लड़ रहे हैं। इन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मुकदमे इलेक्टोरल बॉन्ड वाली पार्टी के लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस देश से भ्रष्टाचार को हम झूठ नहीं बोलते। मुस्लिम आरक्षण अगर किसी स्टेट पे किसी को मिलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, सबको अधिकार भारत का संविधान देता है। सर मैंने स्टेट की बात नहीं करी, खत्म करना सर अभी स्टेट का चुनाव नहीं हो रहा, मैंने स्टेट की बात नहीं करी। ये कहकर कि जिन राज्यों में जो हो रहा है स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो क्या मुसलमानों को आरक्षण देंगे, जैसा राहुल गांधी कहते सुने जा रहे हैं, जैसा बार बार लालू यादव कहते सुने जा रहे हैं? यह सिचुएशन स्पष्ट करने की जरूरत है। देखिए, भारत का संविधान अगर किसी को तोड़फोड़ की अनुमति देगा, हम नहीं तोड़ने देंगे। अगर योग्य है उन सबको बिल्कुल मिलेगा और देना चाहिए। सर योग्य नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूं सर। अजय जी, आप तो मेरे से ज्यादा विद्वान है, ये योग्य नहीं है ना, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते आप। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं सर। ना हम धर्म के आधार पर राजनीति करते, ना हम धर्म के आधार पर आरक्षण देते। हम तो सिचुएशन के आधार पर सारी सिचुएशन के आधार पर, ये सिचुएशन के आधार पर क्या होता है? सिचुएशन के आधार पर समय की जो मांग है, देश में जो हालात है, व्यापार खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो इसलिए मुसलमानों को आरक्षण दे दीजिए, व्यापार खत्म हो गया तो। फिर अभी आपने क्या कहा? हर उस परेशान, अरे खुलकर कहिए ना आप, हर उस आदमी क्या मतलब है? खुलकर कहिए कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। दिक्कत यही है आप लोगों के साथ। मैं बार बार, सुनिए अजय जी, मैं बार बार ये तीसरी चौथी बार ये मुद्दा उठा रहा हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ढक छुप कर खेल रहे हो। मैं कह रहा हूं खुला खेल फर्रुखाबादी। अरे कहीं अगर आरक्षण देना है तो एक वर्ग को तो स्पष्ट मैसेज दीजिए कि हां मुसलमानों आपको आरक्षण देंगे। आप क्या कर रहे हैं कि कह भी रहे हैं और छुपा भी रहे हैं? स्पष्ट कीजिए ना सिचुएशन। हम तुष्टीकरण की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं करते, मंगलसूत्र की नहीं करते, चूड़ियों की नहीं करते। जिसका जो हक बनेगा वो जिहाद करते हैं, वोट जिहाद करते हैं। नहीं, वोट जिहाद करते हैं, संघर्ष वोट जिहाद करते हैं। अब आप जिहाद बताएंगे, संघर्ष है। अब ये मत बोलिएगा कि जिहाद संघर्ष होता है। इस पर कई मुस्लिम विद्वान जो हैं, इस पर कई मुस्लिम विद्वान खामोश होकर जा चुके हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहा जिहाद का मतलब संघर्ष होता है, तो मैंने कहा इसका मतलब आप संघर्षशील हैं, आप जिहादी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम जिहादी नहीं हैं। तो वो डिबेट में मत जाइए प्लीज। नहीं तो आज आप भी जिहादी साबित हो जाएंगे मेरे डिबेट में। रुकिए, ओके, अब मैं डिबेट को आगे बढ़ता हूं। तारिक खान, इंडी गठबंधन की पॉलिसी मुझे स्पष्ट बताइए। घड़ी एक बार फिर चलाइए, 1.5 मिनट में मैं चाहता हूं स्पष्ट कर दीजिए इंडी गठबंधन की सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये जो बयान आ रहे हैं बार बार, और समाजवादी पार्टी ने तो 2012 में 2017 में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी, ओबीसी कोटा में से मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी उत्तर प्रदेश में। क्या उस सिचुएशन से आप लोग पीछे आ गए हैं? क्या अब आपको लगता है कि आप उस स्टैंड पर आप कायम नहीं हैं, या आप उस स्टैंड पे कायम हैं? अगर रिजर्वेशन की बात होती है तो हमारे पास संविधान की किताब है उसको समझने के लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अगर उस बाउंड्री में, पहली बात, अगर संविधान में ये चीज लिखी हुई, अगर नहीं लिखी हुई है कि रिलीजन बेसिस का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हम उसके साथ हैं।
जो भी संविधान में लिखा है हम उसके साथ हैं। लेकिन जब हियरिंग हो रही थी, जब कर्नाटका सरकार ने उसको खत्म किया मुस्लिम रिजर्वेशन को, तो जस्टिस जोसेफ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या कहते हैं सुनिए। 13 अप्रैल को इन अ हियरिंग और 13 अप्रैल जस्टिस जोसेफ प्राइमा फेसियर रिमार्क दैट स्टेट डिसीजन टू स्क्रैप कोटा फॉर मुस्लिम was based on absolutely fallacious assumption। अजीब एजम्पशन थे, fallacious assumption मतलब उसको जस्टिफाई नहीं करा पाई स्टेट गवर्नमेंट जो उसको स्क्रैप किया था। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जो रिजर्वेशन हुआ था वो को उसका जो आधार था वो सही था। अब आप मुझको बताइए कि जिन 70 जातियों को आप गुजरात में रिजर्वेशन दे रहे हैं, कल खत्म करेंगे? ये बीजेपी कल खत्म करे उसको? 50-52 जातियां महाराष्ट्र में हैं, उसको खत्म करे। अब कर्नाटका में अगर 32 या 34 कैटेगरी को मुसलमानों की बैकवर्ड में रख दिया गया तो क्यों दर्द हो रहा है आपको? मुसलमान बैकवर्ड नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? आप ही कहते हैं पहले वो हिंदू था, 300-400 साल पहले वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गया, तो आपका भाई नहीं है क्या? आपका भाई नहीं है, वो बैकवर्ड नहीं हो सकता, वो अछूत नहीं हो सकता, उसको वो पिछड़ा नहीं हो सकता। और आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अगर कोई तबका समाज का पिछड़ा रह गया है तो प्राविधान है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि उनको अपलिफ्ट करिए, तो उसमें मुसलमान भी आते हैं। ओके, अपलिफ्ट करिए। दो चीजें मैं बता रहा हूं। एक बात, अपलिफ्ट करिए, लेकिन आरक्षण देके नहीं। आरक्षण हमारे यहाँ कोई बैकवर्ड है, कोई अगर इस आधार पे कोई पिछड़ा है, उसकी सिचुएशन खराब है, इसलिए नहीं दिया जाता, वो सामाजिक कारणों से दिया जाता है। और मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे यहाँ फिरके है ही नहीं, हम लोग तो, हमारे यहाँ तो जातियां ही नहीं है। तो फिर अगर जातियां ही नहीं तो कोई जाति पिछड़ी कैसे हो सकती है, कोई जाति अगड़ी कैसे हो सकती है? एक मिनट दूसरी चीज तारिक जी, ये भी बता दूं मैं आपको, ये आपने जो कहा सुप्रीम कोर्ट में वो अभी पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मुस्लिम आरक्षण सही है कर्नाटक का, पेंडिंग है। लेकिन मैंने टिप्पणी बताई जज की। आप उसको फैसला बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। बता रहा हूं मैं, जज की टिप्पणी बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, टिप्पणी और जजमेंट में फर्क है। हाँ, तो टिप्पणी थी, तो मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, आपको करेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। नहीं, फैसला नहीं दिया, अपनी हियरिंग में टिप्पणी दी और उसको स्टे किया। टिप्पणी है वो, फैसला नहीं है। अभी वो चीजें, अभी उस पर सुनवाई होनी है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। लेकिन चलिए, यकीन रखते हैं और वेट करते हैं, यकीन रखते हैं, वेट करते हैं। दिक्कत क्या है? जी वो ये कह रहे हैं कि भाई, हम तो कह रहे हैं कि संविधान में जो चीज नहीं है हम उसके पक्ष में नहीं है। जो संविधान कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलेंगे। फिर आप लोग इस मुद्दे को क्यों बार बार उठा रहे हैं? तो इनको माफी मांगनी चाहिए ना। आज 2012 का मैनिफेस्टो आप इनको दिखा दीजिए समाजवादी पार्टी का, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 18% जो है उनकी जो जितनी आबादी है उसके मुताबिक 18% जो है रिजर्वेशन ये यूपी में देने वाले थे। फिर रुक गए या किसी दबाव में इनको लगा कि नहीं देना चाहिए, लेकिन स्पष्ट तौर पे इनकी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। तो आज आपके शो पर इनको प्रत्यक्ष रूप से माफी मांगनी चाहिए, उसके लिए माफी मांगेंगे। देखिए 2014 में एक करके 24 की बात करें, 24 की बात करें, गड़े मुद्दे ना उखाड़े, अगर हम उखाड़ने लगेंगे। एक करके अजय वर्मा जी, एक मिनट, अजय वर्मा जी, एक सभी गड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। आपने पार्टी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से उत्तर आ रहा है कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं तो कुछ बिहाइंड द सीन्स ये लोग कुछ इस प्रकार की योजना पे काम कर रहे हैं। मैं आपको सुन रहा हूं, इस तरह के संशय पैदा हुए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये इस बार सवाल क्यों दोबारा उठा है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बातें हैं। नंबर 1, बार बार उनके मैनिफेस्टो में भी ये है, और राहुल गांधी का बार बार कहना जो अपर लिमिट है 50% का रिजर्वेशन का, वो उठाएंगे। ठीक है, किसके लिए उठा रहे हैं इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद जो है आपने उनका पुराना स्पीच प्ले किया, पुराने स्पीच में स्पष्ट तौर पे वो कह रहे हैं कि पहली बार जो है वो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी। दूसरी बात, ये तो मतलब किन हदों तक ये लोग जा रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि इस देश में पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनॉरिटीज को दिया जाएगा। कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो लग रहा है कि मुस्लिम लीग के 1936 के मैनिफेस्टो से उठाई गई है। स्पेशल प्रोविजन। मैं कांग्रेस के इसीलिए ये स्पष्ट करना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं और मुसलमानों को विशेष रिजर्वेशन देना चाहते हैं। और दूसरी बात कि लालू यादव ने इसी प्रकार की बात पिछले 2 हफ्ते पहले कही थी, तो इसलिए ये एक मिली जुली साजिश इंडी अलायंस की प्रतीत हो रही। ओके, जल्दी से, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, तारिक खान, क्या आप
माफी मांगेंगे उसके लिए? आपको लगता है आपने उस समय गलत वादा कर दिया था या आपको जानकारी नहीं थी संविधान की? क्योंकि 2012 में ये वादा हुआ, 2017 में ये वादा हुआ, और मैं ये देख रहा था, एक खबर भी मेरे सामने है, और वो खबर ये कहती है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को आरक्षण इसलिए नहीं दिया, आधा अधूरा वादा रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता था कि मुसलमान तो हमारे साथ ही हैं, हमें वोट ही देंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट है और साथ में संविधान की किताब भी है। नहीं तो और उस समय उसमें संविधान सीलिंग की किताब नहीं थी कि 2012? नहीं, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। तो और उसमें जो अपर सीलिंग है 50% की, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि उसको मेंटेन करना है। वो अपर सीलिंग मेंटेन थी, ये बात सही है कि हमारे मैनिफेस्टो में वादा था। हम चाहते ये हैं कि जो मुसलमान पिछड़े, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तो आप मानते नहीं, आप मानिए ना सच्चर कमेटी की। उसने ये नहीं कहा था कि सिर्फ पसमंदा मुसलमान बैकवर्ड है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मानूंगा, संविधान को मानूंगा। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर तैयार हुई, सच्चर कमेटी अगर बनी तो संविधान के हिसाब से बनी। सच्चर कमेटी तो इसका मतलब यह है कि जो कमेटी की रिपोर्ट में संविधान के हिसाब से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में तो यह तक कहा गया था कि आर्मी सेना के अंदर हेड काउंट होने चाहिए धर्म के आधार पर। आप क्या सेना के अंदर धर्म के आधार पर हेड काउंट होने चाहिए? कमेटी की अब जब आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं मानेंगे तो हम भी संविधान हम भी कोविंद की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सच्चर कमेटी को बनाने में सच्चर कमेटी असंवैधानिक तरीके से नहीं बनी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइन के हिसाब से बनी। संविधान के ऊपर नहीं होगी। अगर कल को कोई बिल्कुल नहीं होगी। अगर कल को कोई संवैधानिक आधार पर कोई रिपोर्ट, कोई एक कमेटी बन जाए और वो कमेटी कह जाए कि संविधान को पलट देना चाहिए, तो ये नहीं है कि संवैधानिक आधार पर कमेटी बनी तो संविधान को पलट कमेटी बनाई, वन नेशन वन इलेक्शन। आप चेंज करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे कॉन्स्टिट्यूशन को। वो अभी हो मैं उसको भी इनवैलिड बोलूंगा, फिर वो भी इनवैलिड है। तो रिपोर्ट तो तैयार हुई, रिपोर्ट पार्लियामेंट के पटल पे जाएगी तो वो भी गैर संवैधानिक होगी, फिर उसको हम भी नहीं मानेंगे। आप मत मानिए, वो आपकी इच्छा। बिल्कुल, तो ऐसे नहीं चलेगा ना कि कोई रिपोर्ट आप ना माने, कोई रिपोर्ट हम ना माने। अगर कमेटी गठित हुई है तो उसके लिए आधार है। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को मानते हैं? सच्चर कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनी थी। ये उसकी सरकारों पे निर्भर करता है, आने वाली सरकारों पे निर्भर करता है कि आप उसको मानते नहीं मानते। तारिक खान जी, मेरा एक सवाल, क्या आप चाहते हैं कि सेना में धर्म के आधार पर हेड काउंट होने चाहिए, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं? नहीं। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो यही कहती थी। मगर कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने का अधिकार है। उनके पास कोई फैक्ट रहे होंगे तो उन्होंने रिपोर्ट दी होगी। मैंने कब कहा कि सच्चर कमेटी को रिपोर्ट देने का अधिकार नहीं है? सच्चर कमेटी बनी, वो बनाने का अधिकार था। सच्चर कमेटी को अपना रिपोर्ट देने का अधिकार था। लेकिन वो रिपोर्ट मानी जाए नहीं मानी जाए, सरकार पे संविधान के हिसाब से चलेगा ना। बिल्कुल, अगर वो रिपोर्ट कोई गैर संवैधानिक बात करेगी तो लागू नहीं होगा इस देश में। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, जब रिपोर्ट आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाता है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि भारत का संविधान ये कहता है जब आप वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे तो प्रावधान करेंगे या नहीं करेंगे? वन इलेक्शन का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो आप जब अगर रिपोर्ट उसकी है तो लेकिन संविधान में इस बात का जिक्र है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र नहीं है संविधान में। आप संविधान की बात करें तो मैं आपको संविधान के बेस पे बात कर रहा हूं। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है, लेकिन जब आप उसको रिपोर्ट को लेके आएंगे तो चेंजेस करना पड़ेगा। रिपोर्ट इशू ही नहीं है। मैं कह रहा हूं संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता। इस बात से किसी ने डिनाई नहीं किया और वो फाइनल है। इस बात से किसी ने डिनाई नहीं किया है। वही डिबेट का विषय, इस बात से किसी ने डिनाई नहीं किया विषय सर। वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे भी डिबेट कर लेंगे, जब आएगी आप माने ना माने, वो आपकी इच्छा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, सौरभ जी के पास नहीं गया, सौरभ जी ब्रेक के बाद सीधा आपके पास आऊंगा। ये डिबेट जो है, क्योंकि ये बार बार मुद्दा उठ रहा है, आखिर ये मुद्दा कहां जा रहा है और क्या ये एक पॉलिटिकल टूल है दोनों तरफ के लिए। मैं आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडीज का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं?
डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। पुराना वीडियो नया बवाल, कांग्रेस पर फिर उठे सवाल। मुस्लिम आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर जो है मुद्दा बनाया, क्योंकि उस वीडियो में राहुल गांधी साफ साफ ये कहते हुए दिख रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस आगे आई और इस चुनाव में भी मुस्लिम आरक्षण बार बार मुद्दा बन रहा है, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। उसी को लेकर इंडी गठबंधन से ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वो एक बार लिख कर दे कि उनकी इस पर पूरे मसले पर पोजीशन, जो सिचुएशन है वो क्या है। इस पर चर्चा कर रहे हैं। तुहिन सिन्हा मेरे साथ है, बीजेपी से अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, तारिक खान जी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मौलाना नदीमुद्दीन हैं, सौरभ दुबे हैं। सौरभ दुबे जी, ये पूरी डिबेट जो है वो बार बार ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। इसको लेकर के क्या दोनों तरफ से राजनीति हो रही है? ये मुद्दा जो है क्यों बार बार इतना इंपॉर्टेंट बन रहा है कि प्रधानमंत्री बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी सवाल कर रही है, दूसरी तरफ से लालू यादव जी भी ने भी पिछले दिनों बयान दिया, क्यों बार बार ये मुद्दा गरमा रहा है? देखिए, मुद्दा इसलिए बार बार हो रहा है क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव चल रहे हैं देश के अंदर। तो जो विपक्ष के DNA में है मुस्लिमों के नाम पे उनका तुष्टीकरण करना और कहीं ना कहीं जो इनकी बयानबाजी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के हो, उनके शीर्ष नेतृत्व का बयान हो या फिर चैनल पर बैठे अभी आपके प्रवक्ता जो भी हैं उनका बयान हो, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की जो है वो छाप नजर आ रही है स्पष्ट रूप से। बिखराव, टकराव, बंटवारे की गुनाहगार मुस्लिम लीग के जो गुप्त एजेंडे की साझेदार जो है ये पार्टियां कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश ये करने में लगातार लगी हुई है। क्योंकि इनको एक बात तो पता है कि 2019 के बाद से लगातार जो ओबीसी वोट की बात करते थे और महिलाओं के वोट की बात करते थे, तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। अब ले दे करके इनका वापस का एजेंडा क्या है? वो है मुस्लिम। चूंकि समाजवादी पार्टी और
लालू यादव जी की पार्टी, उसका जन्म ही इनके आधार पर हुआ। समाजवादी पार्टी तो शुद्ध रूप से मुस्लिम और यादव समकड़ बना करके ही राजनीति में उतरी थी, और कहीं ना कहीं आज उसको ये लग रहा है कि अब मुस्लिमों के तुष्टीकरण की अगर हम बात की जाए तो कुछ ना कुछ उनको जो सीटें हैं वो आ सकती हैं, हालांकि ये उनका भ्रम है। और लालू यादव जी जो बात कह रहे हैं, मैं उनसे स्पष्ट रूप से आरजेडी के प्रवक्ता हो, सपा के हो, कांग्रेस, ये बताएं कि किसका आरक्षण छीन करके आप देंगे? उन लोगों का भाजपा के प्रवक्ता बैठे तो हैं। नहीं, उनका आरक्षण छीन करके देंगे जिनके लिए आपने मंडल कमीशन में मांग की थी। उन पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। और अभी मेरे भाई एक यहाँ पर बात कर रहे थे जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाने वाले जो समय था वो भी कांग्रेस का समय था, और रिपोर्ट आने का समय वो भी उस समय कांग्रेस की सत्ता थी। और रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में क्या आता है? रिपोर्ट में ये आता है कि मुस्लिम तब भी पिछड़ा हुआ है, मुस्लिम पंक्चर बनाने वाला है, मुस्लिम समाज या तो उनके आधे लोग जो है वो जेल के अंदर है, या फिर आधे जो है वो अशिक्षित है। तो ये तो कांग्रेस के शासन में ही उनकी रिपोर्ट आई ना, भारतीय जनता पार्टी का तो शासन नहीं था। सच्चर कमेटी खुल करके जब कह रही है तो आपके जो शासन है उसकी पोल खोल रही है सच्चर कमेटी। नहीं तो फिर सवाल है कि नहीं सौरभ जी, सवाल ये है, चिंता करने की वजह जो है आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं सौरभ जी, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें मुसलमानों की जो सिचुएशन है, एक मिनट रुकिएगा, मुसलमानों की सिचुएशन उसमें बताई गई कि अभी मुस्लिम पिछड़ा है और उसके पास अवसर नहीं है, तो फिर उनको अवसर देने के लिए अगर ये लोग कुछ प्रयास करने की बात करते हैं तो उसमें गलत क्या? उसमें आपको मुस्लिम लीग कैसे दिखता है? अब मैं वही बात कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुस्लिमों को अभी भी ये बहका रहे हैं, उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने से मना कर दिया इस कारण से कि 48 सीटों में एक भी सीटें उन्होंने मुस्लिम को नहीं दी। केवल मुस्लिमों का वोट चाहिए, मुस्लिमों का नेतृत्व उनको नहीं चाहिए। उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने तो दिया हुआ है, केरला से एक सीट तो मुस्लिम को दी है, जो लोग आरोप लगाते हैं। इनकी पार्टी में कहां पर है? एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, जो इनका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट 2800 करोड़ था, वो एक ही साल में बढ़ा के 3500 करोड़ कर दिया जाता है। 2017 में बढ़ा करके 4500 करोड़ कर दिया जाता है, और अंत में 5000 करोड़ कर दिया जाता है। मोदी सरकार 8 वर्षों में 5000 करोड़ करती है बजट, और ये लोग जो है 2800 करोड़ रखते हैं। और तमाम जो नीतियां हैं मुसलमानों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की, उसी के अंतर्गत आज 50 मुस्लिम जो है वो सिविल सर्विसेज में चुन करके आ रहे हैं। तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण, उज्ज्वला योजना हो, सीखो कमाओ हो, और नई रोशनी हो, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलाना नदीमुद्दीन जी, ये पूरे आपको लगता है कि मुस्लिम्स को आरक्षण देना चाहिए? जिस तरह की बात यहाँ पे चल रही है, जो कुछ वीडियो सामने आए हैं, जैसे पहले भी समाजवादी पार्टी ने तो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया, वो अलग बात है। उन्होंने कहा था कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो मुस्लिम्स को दिया जाएगा। कांग्रेस ने भी मुस्लिम आरक्षण की वकालत की थी। क्या आपको लगता है इस पूरे मसले पर? देखिए, इलेक्शन में दुर्भाग्य से मुसलमानों का रिजर्वेशन का मुद्दा आ रहा है। आना तो ये चाहिए था कि मुसलमानों की गरीबी क्या है, मुसलमानों का एजुकेशन में क्या रोल है। अब मैं बताता हूं कि 341 आर्टिकल के तहत दलितों को रिजर्वेशन का हकदार थे। 1950 का ऑर्डिनेंस, बाद में बुद्धिस्ट दलित को लाया गया, सिख दलित को लाया गया, तो ये भी तो धर्म के आधार पर था। अभी वो मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे। भाजपा के प्रवक्ताओं को ज्ञान ही नहीं है। आज के लोग पटांग बात कह रहे हैं। जब कर्नाटक में सरकार येदियुरप्पा की थी, तो येदियुरप्पा की सरकार ने क्यों रिजर्वेशन पर खत्म नहीं किया? तो उस वक्त येदियुरप्पा की सरकार मुस्लिम लीग की थी, जिन्ना की सरकार थी, और जिन्ना के प्रवक्ता आगे बैठे थे। एक मिनट सुनो, आप मेरी बात सुनो। अभी भी हरियाणा की सरकार मुसलमान इमामों को तनख्वाह दे रही है। अपीजमेंट तो ये कर रहे हैं। और बीसीओ का कोटा काट करके आंध्रा में नहीं दिया गया। आंध्रा में बीसीई का अलग से कोटा निर्धारित करके इंदिरा साहनी के केस में बताया गया कि 50 के एबव नहीं होना चाहिए। आज भी चंद्रबाबू नायडू का तेलुगु अखबारों में स्टेटमेंट छपा है कि मेरी सरकार आएगी तब मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा। तो बीजेपी का दोगलापन कहां से आ रहा? नायडू को समझाओ और ये देवेगौड़ा को समझाओ। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, हम आएंगे तो कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे मामला सुप्रीम कोर्ट में। तुम खत्म नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं कि 25 करोड़ लोगों को आप अलग थलग करके कैसा देश चलाएंगे अगर गरीब मुसलमान है? यही प्रधानमंत्री गला फाड़ नहीं, गरीब मुसलमान है तो आरक्षण क्यों लेगा सर? गरीब मुसलमान है तो ओबीसी का आरक्षण क्यों लेगा? आरक्षण गरीब हिंदू को भी नहीं मिलता।
मौलाना आप साहब, क्या आरक्षण तकलीफ हो? गरीब हिंदू को भी नहीं मिलता। आरक्षण जिसको मिलता है वो उसको उसके सामाजिक सिचुएशन के कारण मिलता है। ठीक, तो फिर आप गरीब मुसलमान हैं, जब गरीब हिंदू को नहीं मिलता तो गरीब मुसलमान को क्यों मिलेगा? और गरीबी के लिए क्या आप जैसे मौलाना जिम्मेदार नहीं है? माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर से शफीर अली ने कोशिश किया, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं है, ये पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन है। सर जो है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो है मैं उसकी बात नहीं कर रहा मौलाना साहब, मैं जो है उसकी बात नहीं हो रही, जो देने की तैयारी है बात उसकी हो रही है। क्योंकि चुनाव सामने है, चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा साफ रख रही है और एजेंडा साफ करने की कोशिश हो रही है कि क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन जो है वो मुसलमानों को आरक्षण देगा सत्ता में आने के बाद। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपको लगता है मिलना चाहिए आरक्षण? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, मगर कांग्रेस एक टिकट नहीं दे रही। तेलंगाना में 1952 के बाद जितनी सरकारें थी सबने एक मुसलमानों को कैबिनेट में दिया, मिनिस्टर बनाया। तेलंगाना की सरकार है जिसमें कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं, कोई भी पार्टियां मुसलमानों की खैर खा नहीं है। मुसलमानों का वोट ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जब टिकट नहीं दे रही है और जब कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है तो आरक्षण क्या देगी? ये मौलाना जी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल उन्होंने बीजेपी के सामने भी उठाए। मैं आऊंगा उस पर, एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तुहिन जी और अजय वर्मा आपके पास, छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। पहले अब जाओ और अपना वोट डाल कर आओ। अरे भैया इतने ऑर्डर है आज के दिन, छोड़ो ना। बेटा अगर पहले वाली सड़कें होती ना तो 60 मिनट लगते एक फेरी में, और जब से ये मोदी जी ने नई सड़कें और पुल बनवाए हैं सिर्फ 20 मिनट लगती हैं। 40 मिनट बच गए ना, उनमें से थोड़ा वक्त निकाल के वोट डाल आओ और मोदी जी को ले आओ। हाँ अभी वोट डाल के आता। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सर आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, पुराने वीडियो पे नया बवाल, कांग्रेस के सामने फिर नए सवाल, इस सब पे चर्चा कर रहे हैं अजय वर्मा जी। मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो है टिकट तो एक भी दिया नहीं, आरक्षण और आरक्षण क्या देंगे, उनको तो उम्मीद ही नहीं है कुछ भी। अशोक जी देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 के तहत धर्म के आधार पर तो कोई आरक्षण दिया नहीं जा सकता, लेकिन अल्पसंख्यक होने या पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का लाभ मिल सकता है, ये भी संविधान कह रहा है। और अल्पसंख्यक में मुसलमान ही नहीं होते, अल्पसंख्यक में बौद्ध, सिख, पारसी सारे लोग होते हैं, तो उनका आधार का सबका अगर मिलेगा तो आप खाली, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का टारगेट है, उनका पॉलिटिकल विंडेटा है, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ना पद की गरिमा रखेंगे, बस हिंदू मुस्लिम का चुनाव करेंगे। हमारे नेता जयराम रमेश जी ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण देगी, हम धर्म के आधार पर नहीं देंगे। लेकिन चूंकि इन्हें सूट करता है एजेंडा, वोट 100 सीट 40 के 25 रह गई हैं, सरकार बन नहीं पा रही है, तो फिर मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, अभी ये चैनल पैनल जो है 3+2+1 का है, ये पैनल जो इस वक्त है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता नंबर 2 कह रहे थे, उनके पास केवल उबाज था जो कैसे 3+ जरा बताइए, जरा कैसे हुए 3+2+1? आप हुए, तुहिन जी हुए, और वो एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, तो ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ वक्ता, प्रखर वक्ता जानता हूं। नहीं सर, आप भी कहिए, खुलकर कहिए, आप भी कहिए, खुलकर कहिए। हाँ, अरे भाई सुन तो लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अपने टाइम पे बोल लीजिए सर, उसमें क्या फर्क, टाइम पे बोल लीजिए। इन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस खुलकर कुछ भी करने का साहस नहीं रखती है। मेरे सुन तो लीजिए, हम तो जनता जनार्दन के 140 करोड़ देवतुल्य वोटर जो 97 करोड़ है, उनकी चर्चा करते हैं। आपको मालूम है, आपको एक बात बताऊं, सुनिए एक बात बताऊं अजय जी, सुनिए एक बात बताऊं, इस देश में अभी जो है ना, हम लोग चुनाव आयोग ने जिस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन है ना, उसके अनुसार दूरदर्शन न्यूज जो है, दूरदर्शन चैनल जो है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी को मौका दे रहा है, और रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ना आप लोगों की गिनती जो है वो मुश्किल से 2-2, 3-3 मिनट की बनती है चुनाव आयोग के नियम के अनुसार। संसद में भी जब टाइम बढ़ता है ना, तो अगर आज मैंने इस डिबेट में अगर 2 लोग बैठा रखे हैं, प्रवक्ता 2 पार्टियों के, और आपको इतना टाइम दे रहा हूं, अगर मैं चुनाव आयोग के नियम से या संसद के नियम से चलूं तो शायद आप लोगों को इतना वक्त भी नहीं मिले। लेकिन ये हम लोगों का, इसके लिए आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप लोगों को पब्लिक ने आप लोगों को समेट दिया 50 के नीचे, पब्लिक ने आप लोगों को 50 के नीचे समेट दिया, फिर भी हम आपको पूरा सम्मान देते हैं, समय देते हैं। इसके लिए आपको ये मानना चाहिए, पब्लिक तो आपको 50 सीटें नहीं देती, हम आपको 50 मिनट से ज्यादा देते हैं। ऐसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। आ गई ना आप जो बात तुहिन सिन्हा कहते हैं, वो आपने कही कि 50 के नीचे देते हैं, तो मैं तो क्या हुआ, जब आप मीडिया पे उंगली उठाएंगे तो सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं गलत बात कोई कह रहा हूं नहीं, तो फिर आपको सुनिए सर, जब डिबेट करने आए, सुनिए मेरा एक सुझाव है, जब डिबेट करने आए तो पहले पूछ लिया करिए कि कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, और फिर बता दिया करिए कि मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं 4 लोगों को अपने साथ लेकर आऊंगा, मैं आपके 4 लोग भी साथ बैठा लूंगा। आप लोग 4-5 लोग, सुनिए, अगर आपको, अगर अजय जी अगर आपको कमजोरी लगती है अकेले बैठने में, देखिए तारिक जी तो लखनऊ से आए, मेरे स्टूडियो में आके खुल के डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने शिकायत नहीं की। अगर आपको लगता है आप अकेले कमजोर पड़ रहे हैं तो 2-4 साथ लेके आया करिए, क्या दिक्कत है? तुहिन सिन्हा जी को ज्ञान बहुत है, वो क्यों साथ में दूसरे लोगों से ज्ञान दिलवाते हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, 2, 4, 5 अगली बार से आप साथ लेकर आया करिए। अगली बार जब आप आएंगे ना सर, तो आपके समर्थकों, सुनिए, अगली बार जब आप आएंगे तो आपके समर्थकों के लिए भी 7-8 कुर्सियां लगवा दूंगा, तो आप अपने समर्थकों के साथ बैठिए, ताकि आप अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मेरे पास अब समय नहीं है, तो इन सिन्हा जी 30 सेकंड में सिर्फ। देखिए, इनकी बातों से लग रहा है कांग्रेस आज बहुत तन्हा महसूस कर रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत तन्हा महसूस कर रही है, और ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आज भी ये 40-45 में ही सिमटने वाले हैं। मैं एक बात कह दूं, पिछले कुछ हफ्तों में इनकी हरकतों से एक ऐसी धारणा बनी है कि गुप्त रूप से ये सब जो है, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स जो हैं, मौके देख रहे हैं, इस फिराक में है कि किस इलेक्टोरल बॉन्ड से चलने वाले लोग। चलिए सर, मेरे पास समय इतना ही है, माफी चाहूंगा तारिक जी, आखिरी उसके लिए मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन कुल मिलाकर मैं फिर कह रहा हूं
कि ये मुद्दा जो है बार बार उठ रहा है, इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, कुछ जो है पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ बयान सामने आ रहे हैं, और जब तक इस तरह के बयान आएंगे तो चुनाव में ये मुद्दे बनने स्वाभाविक ही हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हर मुद्दे पर चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, उनको अपनी सिचुएशन जो है पॉलिटिकल जो उनकी थॉट है वो क्लियर करनी चाहिए ताकि इस तरह के विवाद ना खड़े हो। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।